जेम इज़ वन स्टॉप ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल। अब ये कैसे काम करता है, मैं एक सिमिलर, हम में से सभी ने आई थिंक अमेजोन या फ्लिपकार्ट कभी ना कभी हमने यूज़ किया ही है, ठीक है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट जो है वो आपका बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ बायर्स आते हैं और सेलर्स जो है अपने सामान बेचते हैं। सिमिलरली जेम पे भी जो बायर्स रहते, खरीदार रहते हैं, वो हमेशा सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगी, ठीक है। और कोई इंडिविजुअल जैसे मतलब सरकार का कोई एम्प्लॉय भी नहीं, पूरी डिपार्टमेंट ही खरीदारी कर सकती है। सेलर्स कोई भी रह सकता है, दो है, सेलर गुड्स और सर्विसेज में डील करती है जेम अभी। तो अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह, गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर रीसेलर है बेचते हैं, तो आप एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। सर्विसेज भी काफ़ी इसमें है कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैन पावर की हो गई, उन लोगों को लोग चाहिए, हायरिंग जो होती है वो सारे चाहिए, हॉर्टिकल्चर की जो सर्विसेज होती है, कोई प्लांट वगैरह बनाना है उसके लिए उनको वो चाहिए, तो इन सब के लिए डिफरेंट सर्विसेज होते हैं, तो आप सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो जेम जो है वो GFR जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है उसमें रूल नंबर 49 के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें हर एक सरकारी डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के लिए अभी ये मैंडेटरी है कि उन्हें जेम से ही खरीदारी करनी है, मतलब वो बाहर नहीं जा सकते हैं। अब हमने सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो कह दिया कि उनके लिए मैंडेटरी है, लेकिन अगर हमारे पास सेलर्स नहीं हो तो वो खरीदारी कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने कई ऐसे इंडस्ट्री एसोसिएशन से पार्टनर अप कर रखा है, जिसके थ्रू हम जैसे आज मैं आई हूँ आप लोगों को ये अवेयरनेस देने, आप लोगों को बताने की जेम क्या है, आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स है ये बताने। तो इस तरीके से आई एम श्योर कि आप में से थोड़े लोग बाय द एंड ऑफ द सेशन आप इंटरेस्टेड होंगे जेम पे आके रजिस्टर करने के लिए। सो टू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलर्स टू गेट ऑन बोर्डेड, हम कई इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ अपने पार्टनरशिप कर रखा है। सिमिलरली कई बैंक्स के साथ हमारे MOUs हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो रहती है वो है। हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे जेम एक मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन इनिशिएटिव्स भी देते हैं कि फाइनेंशियल एड अगर चाहिए उनको, अगर कोई एक्टिव ऑर्डर है आपके पास तो उनके लिए वो एड देते हैं, तो उसके लिए बैंक्स का है सहयोग। ये की स्टैटिस्टिक्स है जेम की, मतलब आप देख लीजिए जेम पे अराउंड 1.6 लाख, 1.5 लाख से ऊपर प्राइमरी बायर्स या इतने सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रजिस्टर्ड है जेम पे। सेलर सर्विस प्रोवाइडर्स अराउंड 95 लैक्स हमारे सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। 10,900 से ऊपर प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं एंड 333 सर्विस कैटेगरीज जो है वो आपको जेम पे अवेलेबल हैं। अगर मैं इस साल अभी तक अप्रैल 1 से लेकर अभी आज 14 अप्रैल तक बात करूं तो 16,000 ऑर्डर्स जो है वो प्लेस हो चुकी है। ये 3 अप्रैल तक है बेसिकली, 3 दिन में ही आप देख लीजिए 16,000 ऑर्डर्स जो है वो प्लेस हो चुकी थी प्लेटफॉर्म पे, एंड इसका जो वैल्यू था वो 2,500 करोड़ का वैल्यू था। जेम पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अराउंड उन्होंने 62 लाख ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे, जिनका जो वैल्यू था वो 5 लाख करोड़ का वैल्यू था, मतलब 5 लाख करोड़ की जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की गई है जेम पे। सो ये वन ऑफ द, मैं एक दिखाती हूँ कि किस तरह जब जेम शुरुआत में लॉन्च किया था, क्योंकि चेंज रहता है, सभी को चेंज जो है वो मतलब सूटेबल नहीं रहता है, तो हम 422 करोड़ से हमने शुरू किया था और पिछले साल हमने अराउंड 5.5 लाख 5.5 लाख करोड़ के पास हमारा जो है वो उसके थ्रू खरीदारी की गई है। ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक शिफ्टिंग मोमेंटम जो हम बोलते हैं, कि पहले ये मतलब बहुत बड़ा ये अफवाह था कि सरकार हमेशा जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा खरीदती है, कि इसमें गुड्स का ये ज़्यादा होता है, सर्विसेज जेम के थ्रू नहीं खरीदती है। तो ये उसका डेटा है कि जब हमने मतलब ये 2020 से 21 तक में जो हमारा प्रोडक्ट्स था वो 78% प्रोडक्ट्स की खरीदारी हुई थी और 22% सर्विसेज की खरीदारी हुई थी। वही जब हम बात करते हैं पिछले साल की, तो सर्विसेज की खरीदारी 61% तक हुई है
मतलब जो 5.4 लाख करोड़ है उसमें 61% जो है गवर्नमेंट ने सर्विसेज जो है वो लिए हैं। ये जो खरीदारी हुई थी, किस तरह की सर्विसेज होती हैं? सर बहुत सारे तरीके के सर्विसेज For होते हैं, example? मतलब जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, व्हीकल सर्विसेज हो गए, मैन पावर सर्विसेज हो गए, आपके क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर के सर्विसेज हैं। तो इस तरह कई ऐसे सर्विसेज हैं, 333 सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं। ये जो प्रोक्योरमेंट हुई थी उसका डिवीज़न है। जो CPSCs होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो अंडरटेकिंग्स होती है, PSCs होती है, वो सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं जेम से। वो उन्होंने 72.4% के करीब खरीदारी की है। सेंटर का जब हम बात करते हैं, जो मेजर मिनिस्ट्रीज़ होते हैं ज़्यादातर, उनमें 16.7% की खरीदारी हुई है, स्टेट्स में 10.3% की, और अदर्स जो है वो 0.6, ऑटोनमस बॉडीज़ हो गए, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गए, वो 0.6% की खरीदारी हुई है। अगर मैं बात कर रही हूँ जेम का पूरे वर्ल्ड वाइड में कहाँ पोजीशन है, तो जेम वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। मतलब फर्स्ट साउथ कोरिया का एक कोनेप्स है, कोरिया ऑनलाइन नेशनल ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बोलते हैं, वो नंबर 1 पे। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, आपके गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स भी होते हैं। वर्क्स का मतलब है जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह के हो गए। जो मेजर पार्ट होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का वो वर्क्स होता है, जो अभी जेम पे नहीं है। अभी जेम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये बिलियन डॉलर्स में है। तो कोनेप्स जो है वो 63 बिलियन डॉलर्स उसका जो GMV है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, वो है। और जेम का इस साल 62 बिलियन डॉलर्स तक है अभी। जेम पे ये ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं जिससे बायर जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। जैसे हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, कार्ट में ऐड किया, और उसका जो भी डिटेल्स रहता है, ऑर्डर समरी, पेमेंट डिटेल्स, ये सब हमने फिल करके हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। सेम स्ट्रक्चर पे जेम पे डायरेक्ट परचेजेस अवेलेबल है, जो सिर्फ 50,000 रुपये तक अलाउड रहते हैं। मतलब एक बायर किसी भी, और कभी भी गवर्नमेंट में ख़रीदारी किस तरह होती है, स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे होते हैं। सपोज़ मुझे ये प्रोजेक्टर चाहिए, किस कंपनी की चाहिए या कौन सा मॉडल चाहिए, उस चीज़ पे जो ख़रीदारी है वो नहीं होगी। स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, क्या रेजोल्यूशन होगा, क्या उसका हाइट होगा, इस चीज़ के थ्रू ही आपको ख़रीदारी करनी पड़ती है। एंड लोएस्ट वन L1 से ख़रीदारी जो है वो मैंडेटरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है तो बेफिजूल का नहीं उड़ा सकते। इसीलिए लोएस्ट जिस प्राइस पे हमें मिलेगा हम उसी प्राइस पे जो है वो खरीदारी करेंगे। तो ये डायरेक्ट परचेज़ है। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट परचेज में तो फिर बायर किसी से भी खरीद सकते हैं, वो अपने खुद के सेलर से भी खरीद सकते हैं कि अगर ओपन है। जेम पोर्टल पे बायर्स को सेलर्स का नाम नहीं दिखता है। मतलब उन्होंने जो स्पेसिफिकेशंस चूज़ की हैं, प्रोडक्ट के डिटेल्स जो चूज़ की, उसके बेसिस पे लाखों कैटलॉग्स दिखेंगे, लाखों प्रोडक्ट्स दिखेंगे। उसमें से जिस भी प्रोडक्ट को उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, फिर उसका जो डिटेल्स है उन्होंने फिल करके ऑर्डर क्रिएट किया। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद ही उस सेलर का जो नाम है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो मिलेंगे। ऑर्डर करने तक कोई ऐसे डिटेल्स जो है अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपको देगा फॉर फेयरनेस, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सेलर को बार बार सेम ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और बाई चांस, मैं ये नहीं कहूँगी कि तरीके नहीं है, हम इंडियंस हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं इस मामले में, बायर सेलर सब स्मार्ट होते हैं। अगर किसी तरीके से बायर्स और सेलर्स का कुछ एक मिल गया है कि जो बायर है वो बार बार एक ही सेलर से ख़रीद रहा है, तो हमारे एक फ्रॉड डिटेक्शन टीम बैठी रहती है जो देखती है कि एक बायर ने एक सेलर से कितने बार ख़रीद रखा है। और सपोज देखिए, अब रीजन वाइज होता है। दिल्ली में अगर मैं कुछ एक लैपटॉप ही खरीदने जा रही हूँ, क्या चांस है कि वो सेलर दोबारा या कोइंसिडेंसली 10 बार सेम सेलर आए, क्या चांस है? दिल्ली में बहुत कम होता है, इतने सारे सेलर्स होते हैं, 10 बार सेम सेलर से ऑर्डर क्यों गया? तो इस तरीके के जो केसेस है वो फिर फ्रॉड डिटेक्शन टीम देखती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, एंड ज़रूरत पड़ने पर एक्शन भी लिया जाता है।
अगेंस्ट बायर एंड सेलर। जी, जो 50,000 का परचेजिंग के लिए है वो क्या फ्री क्या है कि कल में वेंडर ऐसे भी हैं फ्री और सेलेक्ट करके दे देते हैं, कैटलॉग बना के दे देते हैं। परचेजर जो है क्या करता है वो इसी में से सेलेक्ट करके नहीं, तो उनको कैसे पता है कि ये बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं, इसकी कंप्लेंट किसको कर सकते हैं? क्या चीज़? सर देखिए, अब जैसे आप कह रहे हैं कि कैटलॉग्स बना के दे दिए हैं, कैसे देते हैं कैटलॉग्स बनाकर? सेलेक्ट L1 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 सेलेक्ट वो 50,000 में मैंडेटरी नहीं होता है कि L1 से खरीदे। 50,000 में मैंडेटरी नहीं होता, उससे ऊपर L1 से होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कैसे सेलेक्ट करके, कैटलॉग सेलेक्ट करके कैसे देंगे? मैं बताती हूँ। जो कैटलॉग अपलोड की जाती है, हमारी एक अलग टीम होती है जो देखती है कि कैटलॉग में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क तो नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है। सपोज आप हैं, डेल के एक सेलर है, आप सेम लैपटॉप बेच रहे हैं, आपने इसका फोटो या कैटलॉग अपलोड किया, उस तरह 1000 सेलर्स होंगे जो सेम लैपटॉप का मॉडल अपलोड उन्होंने कर रखा होगा। अब बायर को कैसे पता रहेगा कि ये जो कैटलॉग है वो इसी सेलर का है? जो 3 कैटलॉग होते हैं ना, वो 3 कैटलॉग भी कैसे सेलर देगा? आईडी होती है ना, क्या आईडी होती है? उसमें आईडी दिख जाती है। जब हम तीनों बना के देते हैं, वेंडर बना के दे देता है, उसको तीनों में से सेलेक्ट कर लेता है। नहीं सर, आईडी दिखती है, लेकिन बायर के पास हमने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि वो आईडी से सर्च कर पाए। वो प्रोडक्ट के नाम से सर्च करेगा, वो आईडी से सर्च नहीं कर पाते हैं। ये अगर आप यहाँ कंप्लेंट का प्रोसीजर बता दीजिए, क्या कर सकते हैं? दूसरा एक प्रोसीजर और कि जो कंपनियां में से आज है HP, डेल, लेनोवो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे एसी में हैं, वो क्या करती हैं कि अथॉरिटी नहीं जल्दी देती हैं। आप अप्लाई करते रहो वो, क्योंकि जिसने प्रोडक्ट में अथॉरिटी नहीं दी है ना आपको, तब तक आप उसमें पोर्टल पर डाल ही नहीं सकते। सर वो एक सैनिटी के लिए हम आगे आएंगे। और जो आप पहले इशू कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रही है, मैं उसके रिगार्डिंग भी बता दूंगी। हमारे कई नोडल ऑफिसर्स हैं, यू कैन रीच आउट टू देम। हम डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं, सिस्टम से भी स्मार्ट होते हैं। अब सिस्टम भी इवॉल्व करता है। बहुत सारे ऐसे केस अब मैं बता रही हूँ रिसेंटली नहीं एक मिनट, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे बाद में। अब मैं बता रही हूँ, थोड़े दिनों पहले तक एक था कि वो लिंक शेयर करते थे, अब हमने लिंक बंद कर दिया है कि वो लिंक ही नहीं शेयर कर सकते हैं। तो उस तरीके से, क्योंकि मैंने कहा जो फ्रॉड डिटेक्शन टीम रहती है तो वो उस पर भी फ्लैग आउट करेगी, प्रॉब्लली थोड़े टाइम बाद करेगी। ऐसा है तो आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं, जैसे आपने मुझे बोला, मैं जाके वहाँ रिवर्ट करूँगी कि ऐसे इश्यूज़ है, तो वो रहेंगे। क्वेश्चन इफ आई से हम एंड में ले लें सारे क्वेश्चन, ठीक है? फिर हमारे पास पुश बटन प्रोक्योरमेंट भी है। L1 परचेज पहले समझ लेते हैं। L1 परचेज आपका 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक रहता है। ये भी सिमिलर टू योर डायरेक्ट परचेज रहता है, लेकिन इसमें 3 जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स कंपेयर करने के रहते हैं। अब एक का मतलब बहुत कॉमन जो पहले होता था ऑफलाइन बेसिस पे, सपोज मैं एक सेलर हूँ, मेरी सेटिंग है किसी डिपार्टमेंट में, अब वो आएंगे कि हम कुछ खरीद रहे हैं, आप 3 डिफरेंट ब्रांड्स के कोटेशंस मुझे दे दो। मैं दे देती थी, नो मैटर जिस ब्रांड का वो सेलेक्ट करे, घूम फिर के ऑर्डर मेरे पास ही आना रहता था। जेम पर उस चीज़ पे स्टॉप लगा है। आप सेम OEM मतलब सेम मैन्युफैक्चरर या सेम रीसेलर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं 3 ब्रांड्स HP, डेल और एसर के ब्रांड्स का लैपटॉप्स में बेच रही हूँ। किसी बायर ने मेरा अगर HP का लैपटॉप कंपैरिजन में डाला है, फिर मेरे से ही वो एसर का लैपटॉप नहीं ऐड कर सकते, सिस्टम ऐड ही करने नहीं देगा। अब उन्हें HP के अलावा किसी 2 ब्रांड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट रीसेलर्स से, ठीक है? तो ये है। तो जो सर कह रहे हैं कि 3 सेम सेलर से, तो वो भी पॉसिबल इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि सिस्टम ही, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि वो सेम सेलर है कि नहीं है। सिस्टम को तो पता है, क्योंकि बैक एंड में तो सेलर का नाम सब चीज़ सिस्टम को पता रहता है। तो अगर आप गलती से भी, हो सकता है आप गलती से सेम सेलर पे ही क्लिक कर दी, सिस्टम आपको कहेगा कि सेम सेलर या सेम OEM से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, आगे बायर को सिस्टम आगे बढ़ने ही नहीं देगा कि आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते फिर डायरेक्ट परचेज के थ्रू। तो ये 10 लाख रुपए तक L1 परचेज होता है, जिसमें कंपैरिजन मैंडेटरी होता है।
एंड फिर 10 लाख के ऊपर बिडिंग की जो है वो प्रोविजन है कि वो टेंडर जो हम कहते हैं इट इज सेम, बिड टेंडर ये मतलब सेम वर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। सो 10 लाख के ऊपर मैंडेटरी होता है कि बिड के थ्रू जाए, लेकिन बिड के लिए लोअर लिमिट नहीं है। अगर मैं कोई 1000 रुपये या 2000 रुपये की भी चीज़ चाहती हूँ तो मैं बिडिंग के थ्रू जो है बायर्स वो खरीद सकते हैं, उसकी कोई लोअर लिमिट नहीं रहती है। बट क्योंकि बिड में टाइम ज़्यादा रहता है, पहले इनफ टाइम देना पड़ता है सेलर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर उनका इवैल्यूएशन होता है, पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, फिर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है अगर 2 पैकेट बिड लिया जाए, सिंगल पैकेट भी एक बिडिंग होता है जहाँ दोनों इवैल्यूएशन एक साथ हो जाता है, तो इस वजह से वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग जाता है। फिर इंटेंट ऑफ बाइंग पीएसी, अब मैंने पहले कहा कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आप पर्टिकुलर ब्रांड या मॉडल से खरीदारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारी ज़रूरत वो पड़ जाती है। जैसे मेरे पास 2 यहाँ प्रोजेक्टर स्क्रीन्स है, एक ख़राब हो गई, एक ही प्रोजेक्टर है या 2 प्रोजेक्टर है, कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्टर से भी आप, या सपोज लाइट्स का देख लीजिए, हमारे जो अभी हॉल में लाइट्स लगे हैं वो एक किसी ब्रांड के लगे होंगे, उसमें से 2 लाइट खराब हो गई। अब भले ही मैं सेम जो स्पेसिफिकेशन हो उसके साथ जाऊँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ही जाएगा उसके फील में। कई बार ऑफिसेज में HP का प्रिंटर होता है, उसके लिए कार्ट्रिज चाहिए रहती है, तो पर्टिकुलर मेक मॉडल देखना ही पड़ेगा। तो इन केसेस में जब पर्टिकुलर मेक मॉडल देखना रहता है तब वो PAC के थ्रू बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनको अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक PAC डॉक्यूमेंट, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है बायर्स को, उसके ऊपर उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये कई ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर एक प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया पॉलिसी है। सो गवर्नमेंट इट प्रायोरिटाइजेस लोकल मैन्युफैक्चरर्स। आपको जेम पे मतलब फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिलेंगे। कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके डीम्ड OEMs प्रेजेंट है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर इंडिया में प्रेजेंट है इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड, लेकिन कंप्लीटली कोई डीम्ड OEM या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है इंडिया में, जेम अलाउ नहीं करेगा उनको जेम पे एज अ सेलर या एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर करने में। इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड इज़ नॉट, अभी ग्लोबल टेंडर्स अभी नहीं कर सकते, इम्पोर्टेड गुड्स नहीं कैन बी परचेज। मतलब वोकल फॉर लोकल वाला जो है वो इसमें हम फॉलो करते हैं। अब आप देख लीजिए एक और पॉलिसी होती है लैंड बॉर्डर शेयरिंग पॉलिसी, जो इंडिया से जो भी कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे आपके पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये हो गए, इनके जो सेलर्स होते हैं वो जेम पे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए 2-3 कंट्रीज को एग्जेम्पशन है, वो एक डिफरेंट पॉलिसी के थ्रू उनका एग्जेम्पशन, जैसे नेपाल या आपका भूटान का एग्जेम्पशन हो जाता है, तो इसके थ्रू वो कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर के कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री से है तो उनका एक डीम्ड OEM रहना ही चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे जेम पे आपको लेनोवो के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेनोवो में जो भी कंटेंट रहता है वो अराउंड 70-80% चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। तो ये लैंड बॉर्डर पॉलिसी के थ्रू वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है कि जेम पे नहीं है। और जब हम लोकल कंटेंट की बात करते हैं तो जेम पे परचेज प्रेफरेंस होता है। सपोज अगर आपके मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें 50% से ज़्यादा लोकल कंटेंट है, जैसे अगर ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे 100 रुपये लगे हैं, उसमें से 50-60 रुपये मुझे इंडिया में लगे हैं बनाने के लिए, हो सकता है रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए, असेंबली के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगर इंडिया में 50% से ज़्यादा लगे हैं तो आप क्लास 1 लोकल सप्लायर कहलाएंगे। अगर 20 से 20-50% के बीच में है तो आप क्लास 2 लोकल सप्लायर्स कहलाएंगे। जेम पे क्लास 1 लोकल सप्लायर्स के लिए परचेज प्रेफरेंस है। सपोज L1 पोजीशन बिडिंग हुई, बिड के एंड में जब प्राइजेस खुले तो L1 में एक क्लास 2 लोकल सप्लायर है, L2 में आप है जो क्लास 1 लोकल सप्लायर है सपोज। तो अगर आपका प्राइस जो है L1 + 20% के रेंज में अगर आएगा तब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, 50% तक क्वांटिटी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक मेक इन इंडिया के थ्रू परचेज प्रेफरेंस का है। सिमिलरली परचेज प्रेफरेंस MSCs को मिलता है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को,
माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को MSCs के थ्रू भी मिलता है, तो उनका अगर प्राइस रेंज L1 प्लस 15% है तो 25% तक क्वांटिटीज़ जो है वो दी जाती है। ये कुछ एडवांटेजेस है सेलर्स के लिए। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट एक्सेस होगा हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मतलब आपको ये नहीं है कि आपको बस अगर बिजनेस करनी है सरकार के साथ तो आपको सिर्फ अपने एरिया में करने हैं। आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसकी डिमांड तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कहीं से भी आ रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप उन लोकेशंस पे डिलीवरी कर सकते हैं। तो आपका जो बिजनेस है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर एरिया, गवर्नमेंट सेक्टर की जो मैं बात कर रही हूँ। फिर आप बिड्स, मतलब हर एक मिनिस्ट्री के बिड्स, रिवर्स ऑक्शंस, इन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रिवर्स ऑक्शन क्या होता है? ये बिड का ही एक पार्ट होता है। तो ये बायर्स सेलेक्ट करते हैं। सपोज बायर्स ने कहा कि हम जो बिड या टेंडर जो पब्लिश करेंगे वो बाद में हम रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑक्शन का मतलब बोली होता है, रिवर्स का मतलब जो सबसे लोएस्ट प्राइस दे पाए वो। अब आप जब बिड में पार्टिसिपेट करते हैं आपको ये नहीं पता रहेगा कि L1 प्राइस क्या है, मतलब किसने सबसे लोएस्ट कोट किया है, किसने क्या कोट किया है, ये आपको पता नहीं रहता है। हो सकता है आप L1 ना हो। अब जब बिड को रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपके पास करंट L1 प्राइस रहेगा। सपोज 1 लाख बिड का प्राइस था, अब वो 1 लाख रुपए जो है L1 प्राइस सारे बिडर्स को पता रहेगा। अब आप उससे लोएस्ट प्राइस जो है कोट कर सकते हैं। सपोज आपने 99,000 कोट किया, किसी और बिडर ने 98 कोट किया, आपने दोबारा 97 कोट कर दिया। तो मतलब ये आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होता है टू बिकम दी L1 एंड टेक द बिजनेस। ठीक है। फिर डायनेमिक प्राइसिंग का ऑप्शन है। मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे अगर आपके प्रोडक्ट प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो आप अपने प्राइसेस जो है उसमें बढ़ा सकते हैं। जेम पे एक ये रूल है कि आपको एटलीस्ट 10% डिस्काउंट MRP पे देना पड़ेगा। मतलब जब भी आप प्राइस डालते हैं तो एटलीस्ट 10% डिस्काउंट आपको डालना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग यू कैन सेट दी योर प्राइजेस। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, अभी कोविड जब हुआ था उस टाइम पे कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस बढ़े। मेडिकल के तो बढ़े ही थे, मेडिकल जो सप्लाईज थे उनके बढ़े ही थे, बट लैपटॉप्स वगैरह के भी प्राइसेस बढ़ गए थे। अब आप कहेंगे कि लैपटॉप के इतने हाई प्राइसेस बहुत अनरीजनेबल है, लेकिन वो मार्केट कंडीशंस थी। ठीक है, तो उस टाइम पे यू कैन इंक्रीज योर प्राइस। स्ट्रॉन्ग वेंडर रेटिंग सिस्टम है। जस्ट लाइक एनी अदर ई कॉमर्स पोर्टल हमारे पास वेंडर्स के लिए भी रेटिंग रहता है। बायर्स सेलर्स दोनों के रेटिंग प्रेजेंट है। आपका जो रेटिंग रहेगा वो ऑन टाइम डिलीवरी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्या क्वालिटी रहती है, कितनी रिलायबिलिटी है, और जो बायर्स हैं उनके फीडबैक के ऊपर आपके ये 4 पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको रेटिंग की जाएगी। अब ये रेटिंग डायरेक्ट परचेज के टाइम पे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। गुड द रेटिंग, आप फिर उस लिस्ट में रहेंगे। जैसे डायरेक्ट परचेज के टाइम पे हम फिल्टर देते हैं 4 या 4 पॉइंट अबव रेटिंग वाले सेलर्स। आपके पास एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जिससे आप अपने सप्लाईज को मॉनिटर कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह सब इसमें आप अपने कैटलॉग्स वगैरह सब मॉनिटर कर सकते हैं। न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन हो जाता है। कोई भी लाइव अपडेट्स फ्रॉम जेम आपको इसमें पता चल जाएगा। न्यू ऑन जेम सेक्शन में जो भी नई कैटेगरी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की हो रही है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी ऐड की गई है। कई बार हम कैटेगरीज हटा भी देते हैं, टेम्पररीली हटाते हैं कि अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं तो वो हट भी जाती है। तो ये सारे जो अपडेट्स हैं आपको न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और फिर ये जो क्वाड्रेंट पॉलिसी होती है ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है सेलर्स के लिए। क्वाड्रेंट पॉलिसी बेसिकली इस चीज़ के लिए कि कौन सा कैटेगरी कौन बेच सकता है जेम पे। जो भी Q1 के जो कैटेगरीज होते हैं, जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, वो सिर्फ एक OEM मैन्युफैक्चरर ही बेच सकते हैं जेम पे। उसके अलावा कोई रीसेलर्स, कोई डीलर्स अलाउड नहीं रहते हैं। क्वाड्रेंट टू Q2 Q3 के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक OEM और उनके ऑथराइज्ड रीसेलर्स ही बेच सकते हैं। जैसे Q2 में अब आपके IT इक्विपमेंट्स आते हैं। अगर डेल कह रहा है, डेल सबसे पहले तो रजिस्टर करेगा अपने आप को जेम पे, एंड उन्होंने कहा कि हम इन सेलर्स को ऑथराइज कर रहे हैं, देन दो सेलर्स विल बी एबल टू सेल ऑन जेम। एंड क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 में क्या डिफरेंस हो जाता है? क्वाड्रेंट 2 में अगर डेल कह रहा है
मतलब आईटी इक्विपमेंट्स में सपोज डेल हैज सेड कि हम सिर्फ ये 10 प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे जेम पे, जो उनके ऑथराइज रीसेलर्स हैं वो सिर्फ वही 10 प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। वो अपना ऑफर प्राइस क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 3 में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो रीसेलर्स है वो एक कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं लेकिन वो कैटलॉग जो है OEM अप्रूव करेगा। क्वाड्रेंट 4 ओपन रहता है, अगर OEM नहीं भी है तब भी रीसेलर सेल कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में बहुत जनरल प्रोडक्ट्स जो है वो रहते हैं, जैसे आपके अभी पेन्स स्टेशनरी वगैरह हो गए, आपके NAS डिवाइसेस भी Q4 में, कई ऐसे जनरलाइज जो है वो आपके Q4 में। अब इसे क्यों बनाया गया था, वाई डज जेम नीड टू क्रिएट सच क्वाड्रेंट पॉलिसी? ये बेसिकली सैनिटाइजेशन के लिए मार्केट प्लेस में। अब मैं जब बात कर रही हूँ आईटी इक्विपमेंट्स में, पहले वो Q3 में थे। Q3 में क्या है कि उन्होंने सेलर्स को ऑथराइज कर दिया है, कैटलॉग्स वो अपलोड करेंगे, कैटलॉग को भी ऑथराइज वो मतलब अप्रूव करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे किए तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो थे जो अपलोड किए गए जो शायद मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। आपने मतलब बायर्स ने मांगा कुछ था, सेलर्स ने दे कुछ और दिया। तो कई ऐसे जो कैटेगरीज है जिसमें बहुत मार्केट प्लेस में सैनिटी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कर रहे थे, तो इस वजह से उनको मूव कर दिया जाता है। एंड हु इज़ जेम टू डिसाइड कि इस कैटेगरी में कौन सेल करेगा? मतलब एक रहता है ना कि सपोज अगर मैं आईटी इक्विपमेंट्स में कह रही हूँ कि ठीक है आप रीसेलर है, आप आ जाइए, हाउ विल जेम एंश्योर कि वो सही लैपटॉप बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? इस वजह से हम OEM को हमने ऑथराइजेशन दे दिया है कि आप डिसाइड कीजिए, आपका प्रोडक्ट है, आप डिसाइड कीजिए कि कौन, कोई ऑथराइज रीसेलर बेच रहा है या जो नेहरू प्लेस में है जो असेंबली अलग अलग डिवाइसेस से असेंबली भी करते हैं। ऐसे कई ऐसे प्रोडक्ट्स आए थे जिसमें HP का लैपटॉप था लेकिन जब उनका ख़राब हुआ उन्होंने खोला तो पार्ट्स किसी और के थे। तो हाँ, मतलब अलग अलग, कोई चाइनीज़ ब्रांड का है, कोई इस टाइप के पार्ट्स। तो इस वजह से हमने ये जो है OEMs को ऑथराइज किया है। ठीक है, इससे क्या है कि एक तो आपके लिए भी बेटर होगा अगर आप सेम सेलर है उस कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली जो कोई अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी दे रहा है वो L1 आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपको फिर बिजनेस मिलने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लो क्वालिटी देगा, लोअर देगा, वो कितना भी लो वो कर सकता है, तो आप मिस कर जाते। इस वजह से इसको बनाया गया है ताकि ये इसमें भी एक जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो चीज़ मेंटेन की जाए। आपके पास फिर जेम पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन रहता है जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी में कितने अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे जैसे स्मार्टफोन्स विद MDM है, कितने सेलर्स रजिस्टर्ड है, कितने OEMs रजिस्टर्ड है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने कैटलॉग्स है। जब हम कैटलॉग की बात करते हैं तो जेम पे ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया। जैसे ऑफलाइन में हम जाते हैं कैटलॉग में जाते हैं तो उसमें 10-15 कलेक्शन प्रोडक्ट्स रहते हैं, बट जेम पे वो सिंगल प्रोडक्ट को हम एक कैटलॉग कहते हैं। तो 21 कैटलॉग्स आर रजिस्टर्ड। पिछले साल कितना उसका मतलब वो सेल हुआ है, कितना वैल्यू का ऑर्डर प्लेस किया गया था, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए थे, करंट ईयर पे कितने ऑर्डर वैल्यू का सेल हुआ है, इन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी या इस पर्टिकुलर सेक्टर में आना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसकी जेम का टर्नओवर रहता है वहाँ या ओवरऑल टर्नओवर उस कंपनी का रहता है? क्या चीज़? नहीं, ये जेम पे कितना खरीदारी हुआ है, कि जेम पे कितना हुआ है, उसकी फाइनेंशियल नहीं रहते हैं? नहीं, वो चीज़ तो एक मतलब फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियल हो जाता है ना हर एक कंपनी का। लेते भी नहीं होगा ना? नहीं, हम मांगते हैं, जब वो रजिस्टर करते हैं तो हम उनसे ITR अपलोड करने के लिए कहते हैं, बट दूसरा नहीं देख सकते। बायर्स देख सकते हैं टेक्निकल इवैल्यूएशन के टाइम पे, उनके कंपटीटर नहीं देख सकते? नहीं, बाकी लोग नहीं देख सकते, कॉम्पिटिटर्स नहीं देख सकते हैं। फिर जेम पे एक और है कि मतलब आप सपोज कई बार ऐसा हमने देखा था कि एक आए मैन्युफैक्चरर आए जेम पे, उनको बहुत दिन बाद पता चली जेम के बारे में, दे केम टू गेट रजिस्टर्ड ऑन जेम, और देख रहे कि उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जेम पे जो है वो बेचे जा रहे हैं, कोई दूसरा ही रीसेलर एज एन OEM बेच रहा है।
ठीक है। तो उस वजह से वी हैव नाउ रिमूव दैट। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपको OEM बनना है, जेम पे मैन्युफैक्चरर बनना है, तो आपको एक वेंडर असेसमेंट जो है वो करवानी होगी। अब OEM जब बनेंगे तो आपके पास एक OEM पैनल आएगा जिससे आप अपने रीसेलर्स और कैटलॉग्स दोनों को मैनेज कर सकते हैं। प्लस आपके पास एक वेंडर असेसमेंट का टैग लग जाएगा जिससे आप एक अपने जो क्रेडेंशियल्स है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जेम नहीं करता है, ये राइट्स करती है वेंडर असेसमेंट, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज थर्ड पार्टी है जो करती है। पहले QCI करती थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, 2024 से राइट्स करने लगी है। एक बहुत बेसिक फ़ी होगा डिपेंडिंग ऑन योर टाइप, जैसे आप OEM है या रीसेलर है, रीसेलर्स भी करवा सकते हैं अपना क्रेडेंशियल इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड आपकी टर्नओवर कितनी है उसके बेसिस पे बहुत मिनिमम फीस आई थिंक 400 से शुरू होती है, सम 1100 तक रहती है ये फ़ी, तो आप ये देख सकते हैं। सिमिलरली आपका सर्विस सैनिटाइजेशन भी राइट्स करती है इफ़ यू वांट टू बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर। जेम पे सोशल इंक्लूजन भी है। हमारे पास डिफरेंट इनिशिएटिव है दैट सपोज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सेलर्स, जैसे विमेनिया हो गई जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। देन वी हैव सरस कलेक्शन जो आपके मतलब हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, सिमिलरली ऑथेंटिक ट्राइबल के हो गए जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टअप रनवे। इस तरह कई ऐसे डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो है वो जेम पे अवेलेबल है जिसके थ्रू जिसमें आप रजिस्टर करके उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। देन वी हैव जेम सहाय, जो मैं पहले बोल रही थी कि ये एक लोन स्कीम है इनिशिएटेड बाय जेम, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल एड देती है। ये बेसिकली आपका कोलैटरल फ्री इंस्टेंट लोन रहेगा। कोलैटरल आई वुड से अगर इसके लिए 2-3 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपको सोल प्रोप्राइटर रहना ज़रूरी है एंड आपके पास एटलीस्ट एक एक्टिव ऑर्डर रहना ज़रूरी है जिस पे आपने इनवॉइस नहीं जनरेट की हो। जैसे आपके पास ऑर्डर आया एंड आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे टू टेक दी लोन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत बड़े वैल्यू का ऑर्डर आ जाता है, बट बीइंग एन SME आई डू नॉट हैव दैट मच फंड टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। मतलब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उस केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में 80% तक आई कैन आस्क फॉर माई फाइनेंशियल एड। 80% तक आपको लोन मिल जाएगा। एक वर्चुअल अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। पहले आपको पैसे मिल जाएंगे जब आप उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई कर देंगे। जब बायर साइड से पेमेंट आएगा तब जितना भी आपका बचा रहेगा वो कट हो जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट है, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है, वो आपको दे दिया जाएगा। अभी जेम इज लॉन्चिंग अ जेम सहाय 2.0 वर्जन जिसमें 10-10-10 का पॉलिसी होगा। 10 लाख तक का लोन 10 मिनट के अंदर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक मतलब 2.0 लेकर आने वाली है। अभी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आपको एक ऐप रहेगा, उसके थ्रू आपको रजिस्टर उसमें करनेंगे एंड अभी बैंक्स की बिडिंग लगती है। मतलब उसमें हर एक बैंक अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने दिखाया था MOUs जो हुए थे फाइनेंशियल बैंक्स के साथ, वो अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे। आपके लिए जो सूटेबल है आप उस ROI पे अपना लोन जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा वैसे इंस्टेंटली वो क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन 4 दिन वेट करना होगा, बट इंस्टेंटली अप्रूव हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस को कोई नेशनल हॉलीडे ना हो। सो ये वही जेम 2.0 का है। फिर हमारे पास स्टार्टअप रनवे भी है। कई ऐसे कैटेगरीज जो अगर जेम पे अवेलेबल नहीं है लेकिन आपका एक स्टार्टअप है, आपको अपना प्रोडक्ट जो है शोकेस करना है, प्रमोट करना है, तो हमने अराउंड 13-14 कैटेगरीज ऐसे बना रखे हैं जिसमें आप वो प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं अगर जेम पे वो कैटेगरी नहीं प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैं जो कहूँगी स्टार्टअप्स के लिए और MSAs के लिए भी कई ऐसे बेनिफिट्स दिए गए हैं। जैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो बायर सेट करते हैं उसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है। सपोज एक बायर ने टेंडर पब्लिश किए, उन्होंने उसमें कहा है कि हमें मिनिमम 50 लाख टर्नओवर चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उस केस में किसी भी नए MSE के लिए या स्टार्टअप्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सो जेम पे, जेम नॉट जस्ट जेम, दिस इज DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का ऑर्डर रहता है कि जनरल प्रोडक्ट्स के लिए
दे हैव टू गिव द एग्जाम्शन, मतलब उनको MSCs और स्टार्टअप्स को अलाउ करना होगा अपने बिड में, इवन इफ दे डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरलाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए। बट अगर एडवांस्ड कुछ या कॉम्प्लेक्स कुछ बिडिंग वो कर रहे हैं तो उसके लिए बायर्स कैन चूज नॉट टू गिव दी परचेज प्रेफरेंस। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत ज़्यादा कुछ बड़े इक्विपमेंट्स लेती हैं तो उनके लिए दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट, बट जनरलाइज जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए दे हैव टू गिव द एग्जाम्शन। तो ये आपका बेनिफिट है। सो अगर आप DPIIT से रजिस्टर्ड स्टार्टअप है देन यू कैन टेक दैट बेनिफिट ओवर देयर, अगर कैटेगरी प्रेजेंट है। कैटेगरी नहीं प्रेजेंट है तो आप इस स्टार्टअप रनवे के थ्रू आकर जो है अपने प्रोडक्ट्स जो है बेच सकते हैं। जैसे इसमें आप देख लीजिए, आई थिंक जो मोस्ट रेलेवेंट होगा वो आपका एग्रीकल्चरल टेक एंड न्यू फूड्स होंगे आपके लिए जो कैटेगरी रहेगा। अगर एग्जिस्टिंग जेम पे एग्रीकल्चर रिलेटेड कई इक्विपमेंट्स है आई वुड से, लेकिन अगर उसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप यहाँ आके भी अपना जो प्रोडक्ट है वो शोकेस कर सकते हैं। फिर जेम एक AR टेक्नोलॉजी के साथ भी आ रहे हैं। मतलब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कई ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सपोज जैसे इस पिक्चर में चेयर है, अब चेयर का फोटो तो सेलर ने डाल रखा है बट बायर के लोकेशन पे उनके जो एरिया है उसमें वो चेयर कितना फिट होगा नहीं होगा, मतलब छोटा तो नहीं होगा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से ये AR/VR है कि वो स्कैन करेंगे वो QR कोड और वो अपना कैमरा जो है कहीं भी टिल्ट करके देख सकते हैं कि उनके सेटिंग में वो चेयर कैसा लग रहा है। सिमिलर कोई दूसरा प्रोडक्ट जैसे बड़े मशीनरीज वो मंगवा रहे हैं, सपोज उन्होंने ऑर्डर कर दिया अब वापस आ गए तो अब उनके पास उतनी बड़ी स्पेस नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हमने दिया है कि वो पहले ही देख लेंगे कि उनका जो स्पेस है उसमें वो फिट होगा कि नहीं होगा। एक एक्सपीरियंस बायर्स के लिए रहेगा। ये सेलर और बायर के लिए रेटिंग है जो मैंने कहा था। फिर आपके पास इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी का है, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रहता है। तो ये जैसे कोई भी आपको डिविएशन दिखता है, चाहे वो बायर को अगेंस्ट सेलर दिखे या सेलर को अगेंस्ट बायर दिखे, अब आप लोगों के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा डिविएशन होगा? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डर, उन्होंने कहा कि 15 दिन में वो पेमेंट करेंगे बट अब तक पेमेंट नहीं आई है, यू कैन रेज एन इंसिडेंट क्योंकि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से डिविएशन है, कॉन्ट्रैक्ट से हटकर, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जब आप इंसिडेंट रेज करते हैं तो ये इंसिडेंट फ्लो रहता है जो आपको करना है, ठीक है। सो पहले आपको 7 दिन दिए जाएंगे, म्यूचुअली आप रिजॉल्व कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जेम को एस्केलेट करेंगे और फिर जेम जो है जाकर एक्शन लेता है। सपोज आपके अगेंस्ट इंसिडेंट किसी बायर ने रेज किया है तो आप उस इंसिडेंट पे क्या फीचर्स जो है आपके पास अवेलेबल होगा। सो सबसे पहले तो जैसे ही वो रेज होता है आप या फिर ट्राई करिए कम्युनिकेट करके उसको रिजॉल्व करने का। सपोज इंसिडेंट एस्केलेट हो गया तो आपके पास एक ऑप्शन आता है रेक्टिफाई द डिविएशन का, मतलब आप कह सकते हैं कि हम रेक्टिफाई करने को तैयार है, या म्यूचुअल रेजोल्यूशन का डिविएशन आ गया, या आप फिर जाके उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, आप एक अपील भी कर सकते हैं। जैसे आपके अगेंस्ट कोई इंसिडेंट रेज हुआ, आपने हो सकता है मिस कर दिया हो वो टाइमलाइंस और आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया, अब आप अपील भी रेज कर सकते हैं। अपील फिर आप जब अपील करेंगे तो वो इंसिडेंट टीम जो है जेम पे उनके पास आएगी एंड दे विल देन टेक अप द केस। फिर एक और जो यूज़फुल चीज़ है वो है इंटरैक्टिव एंड मल्टीलिंगुअल ई लर्निंग कोर्सेज। सो जेम ने बायर और सेलर दोनों के लिए ई लर्निंग कोर्सेज कर रखा है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन। आपको जो 6 कोर्सेज मिलेंगे फॉर सेलर्स, हर एक पार्ट का, जेम पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, कैसे बिड में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो हर एक मॉड्यूल का आपको इसमें कोर्स मिल जाएगा। 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मतलब एक इंग्लिश और 11 रीजनल लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है कि सपोज मैं इंग्लिश से ज़्यादा आई प्रिफर हिंदी, सो आई कैन टेक दिस कोर्स इन हिंदी, मैं हिंदी में कंप्लीट कर सकती हूँ, तो इससे आई वुड हैव मोर नॉलेज। फिर आपके पास एक जेमी चैटबॉट आ जाती है जो 24/7 AI असिस्टेंट चैटबॉट है, आपके क्वेश्चंस को ये रिस्पॉन्ड देगा। अभी हमने एक्सपेरिमेंटल या पायलट बेसिस पे एक जेमी चैटबॉट AI जो है वो किया है। जैसे जेमी चैटबॉट से अगर आप पूछ रहे हैं
कोई क्वेश्चन तो इसमें पहले से जो आंसर्स दिए हमने उसमें फीड किए हैं वही आपको मिलेंगे। सपोज उसमें अगर हमने कोई टेक्स्ट आंसर नहीं दिया तो किस डॉक्यूमेंट से आपको वो आंसर मिल जाएगा, वो आपको रीडायरेक्ट या लिंक दे देंगे उस डॉक्यूमेंट का। जो जेम एआई जो हमने लॉन्च किया है वो क्या है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, मतलब एक प्रॉपर, अगर आप में से किसी ने भी एआई यूज़ किया होगा, जेमिनाई हो गया या चैट जीपीटी हो गया, तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो आंसर देंगे। FAQ हाँ, FAQ इज डिफरेंट। ये मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स एन एआई। और इसका क्या रहता है कि ये इसका एक्सेस जब जेम पोर्टल पे रहता है, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन ये देगी वो दैट वुड बी 100% करेक्ट। इंटरनेट से कोई एक्सेस नहीं है। इंटरनेट पे आपको 1000 तरीके के इन्फॉर्मेशन आएंगे, कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, बट ये जो इन्फॉर्मेशन एआई देंगे आपको दैट वुड बी फ्रॉम द जेम पोर्टल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें टॉक फीचर भी है, सपोज आप टाइप नहीं करना चाहते, आप उसके माइक को प्रेस करिए और आप बोलकर पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। तो ये ऑप्शंस है। फिर FAQs भी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी अवेलेबल है। आप इसमें कीवर्ड कोई भी सर्च कर सकते हैं, आप पूरा क्वेश्चन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हज़ारों क्वेश्चंस रहेंगे, आप कब तक स्क्रॉल करिएगा। आप कोई एक वर्ड डाल दीजिए, जैसे आपको EMD से रिलेटेड चाहिए या इन्वॉइस से रिलेटेड चाहिए, तो आप एक इन्वॉइस वर्ड डाल दीजिए, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आप उस क्वेश्चन पे सेलेक्ट कीजिए, सिस्टम आपको खुद ब खुद उस क्वेश्चन तक लेकर चले जाएगा। तो ये FAQs है। ये सपोर्ट चैनल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, हेल्प डेस्क टीम है हमारा दिल्ली आपके जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बगल में एक जीवन तारा बिल्डिंग है, वहाँ हमारे हेल्प डेस्क बैठे रहते हैं, हेल्प डेस्क एसोसिएट। आप फेस टू फेस अगर आपको कुछ रिजॉल्व करवाना है आप विजिट कर सकते हैं। एंड ये नंबर्स हैं। गवर्नमेंट का ऑफिस है पटेल नगर में जी। एंड एक और चीज़ मतलब मैं बताना चाहूँगी, जस्ट लाइक सबकी जेम इज़ ऑल्सो सेक्शन 8C कंपनी, मतलब इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल डिपार्टमेंट। हम लोग को बजट नहीं मिलती है, इट इज़ अ मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी। ठीक है, तो ये चीज़ रहता है। अब हाउ डज जेम रन, अगर हमें बजट नहीं मिलती है तो फिर हम कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके लिए वी हैव ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हम सेलर्स से लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस है गवर्नमेंट का तो ज़्यादा ही होगा। अगर आपने साल में 20 लाख से ऊपर अगर आपने किया, 20 लाख के अंदर अगर आपने कोई बिजनेस की है, जेम पे सेल किया है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। 20 लाख से ऊपर किया है तो आपको एक AMC एनुअल माइलस्टोन चार्ज देना पड़ेगा फॉर 10,000 रुपीज़। ये 1 टाइम पेमेंट रहता है। एंड अगर 20 लाख से ऊपर आपका क्रॉस हो चुका है, उसके बाद आपको जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, सपोज आपके पास एक ऑर्डर है 8 लाख का और एक ऑर्डर है 15 लाख का, तो आपको 10 लाख के नीचे के ऑर्डर्स पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और जो 10 लाख के ऊपर के ऑर्डर्स है उस पर 0.3% ऑफ दी ऑर्डर जो है वो आपको देना पड़ेगा। सो उसी के बेसिस पे जेम रन्स। तो ये आपका रेवेन्यू पॉलिसी जो है जेम का वो रहता है। ये पहले एक्चुअली आई वुड से पिछले साल तक थोड़ा ज़्यादा था, 0.45% था, और ये टर्नओवर मतलब ऑर्डर्स के बेसिस पे था। इसका जो मैक्सिमम कैप है वो 3 लाख रुपए तक है, मतलब आप चाहे जितने बड़े ऑर्डर्स प्लेस कीजिए, मैक्सिमम जो आपको देना पड़ेगा वो 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। पहले क्या था कि 500 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स पे 75 लाख भी लगते थे। तो अभी हमने पिछले साल इसको मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि जेम पे आपने देखा है 5 लाख करोड़ तक का GMV हो रहा है। तो इस वजह से वी हैव रिड्यूस आवर ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो हमें मिनिमम चाहिए मेंटेन करने के लिए पोर्टल को, एम्प्लॉयज़ को, वो ऑलरेडी हमें मिल रहा है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन चार्जेस।